हाँ, और एक यस यस बता सकते हैं। हाँ, और कि वहाँ पे प्रोग्रामिंग चलता है। जो विनोद जी से सुना है उतना ही पता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके हाँ, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ये आपको पता है। हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं फिलहाल तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अभी मैं आपको क्या करता हूँ सॉफ्टवेयर के कौन कौन से एरियाज होते हैं उसके बारे में पहले पूरा बताता हूँ। ओके, फिर आउट ऑफ दैट जावा कहाँ पर रोल प्ले करता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो हाँ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस जावा लैंग्वेज बट इसका अंडरस्टैंडिंग इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए हम लेते हैं आपके लिए। अभी सर वो किया था दो तीन पहले, तो HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, इन तीनों का इसको क्या कहते हैं, जैसे वो ऐसा बेसिक वीडियो सुने हैं एक तो। ओके ओके, वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप लर्निंग के लिए अभी भी आपके अंदर डिजायर है, आप सीखना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये इसके लिए पहले मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूँ। और एज यू नो वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, राइट? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर, हाँ थोड़ी कम आ रही है सर। हाँ, ओके, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, ठीक है? हाँ, तो स्क्रीन तो दिख रही है आपको, ठीक है? इसमें देखिए हमारा जो भी कंप्यूटर है उसमें दो पार्ट्स हैं, एक है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर। हाँ, We are not more interested in hardware, so let's go with software. अब जब सॉफ्टवेयर यानी क्या, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम यानी क्या, लाइंस ऑफ कोड। ओके, जब हम जैसे हमारा वर्ड फाइल में हम का कुछ पैराग्राफ लिखकर सेव करते हैं तो वो फाइल होती है, वैसे ही एक फाइल ऐसी होती है जिसमें हम कोड लिखते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस का सेट एक सिक्वेंशियली प्रॉपरली लिखते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए, तो वो कोडिंग का फाइल बनता है। वैसे बहुत सारे कोडिंग के फाइल्स मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है? हाँ, तो जब कोई आपको सॉफ्टवेयर दिखता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी लो, जीमेल ले लो। जीमेल क्या है, सॉफ्टवेयर है। जब मैं www.gmail.com पे जाता हूँ तो देखिए इनका यूआरएल है, और वो यूआरएल हिट करने के बाद उनका वेबसाइट ओपन होता है, ठीक है? इसमें दूसरा लेते हैं, IRCTC लेते हैं, ये रेलवे का वेबसाइट है। तो ये सॉफ्टवेयर उन्होंने क्या, ये एक सॉफ्टवेयर है, कैसे बनाया उन्होंने, बहुत सारे कोड फाइल्स को लिंक किया और उसे सर्वर पे उन्होंने डाल दिया, ठीक है? अभी इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो ये सब जो भी आपको दिख रहा है ये सब होता है यूआई, यानी डिजाइनिंग पार्ट होता है, ठीक है? तो ये यूआई ये वाला डिजाइनिंग, मतलब जनरल जो बॉक्सेस है वो वाला था। राइट राइट, यानी आपको जो भी दिख रहा है ये सब यहाँ पर, अभी देखो मैं हाँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ पॉपअप आ रहा है, यहाँ हाँ, पे ये अलग अलग कंट्रोल्स, टिक बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, यानी ये सब जो भी दिख रहा है ये सब यूजर इंटरफेस का पार्ट है, यानी कि डिजाइनिंग का पार्ट है। तो सॉफ्टवेयर में एक पार्ट होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर जब बनाना होता है तो वो बनता है बेस्ड अपॉन कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं।
तो फॉर एग्जांपल किसी को हमारे उनके कंपनी का अटेंडेंस ऑटोमेटेड करना है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से होना चाहिए, बटन प्रेस करने के बाद अटेंडेंस से होना चाहिए, या सैलरीज हर एक की अपने आप होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है, या कुछ डेटा जब चाहे जो चाहे देखना है देख सके, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पहले तो रिक्वायरमेंट बताया जाता है। तो एंड यूजर क्या करता है, पहले रिक्वायरमेंट बताता है, उसको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए उसको कैसी फीचर चाहिए वो बताता है। फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद आता है डिजाइनिंग। डिजाइन आप कर सकते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, देन एंगुलर JS, बूटस्ट्रैप, ऐसे बहुत सारे हैं, रिएक्ट JS भी है, बहुत सारे हैं। आउट ऑफ दैट अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये भी अच्छे से आता है तो भी सफिशिएंट है, एंगुलर JS आता है तो भी बेहतर है। इतने से आप UI डेवलपर करके भी जॉब कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है कोडिंग का। कोडिंग या इसे कह सकते हैं बैकएंड। अब होता क्या है, जब फॉर्म ओपन होता है, ठीक है, मैं रजिस्टर क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद शायद इनका सर्विस डाउन है, एक सेकंड, सर्विस डाउन है कोविड की वजह से। तो जनरली आप, हाँ जनरली आप देखते हो कुछ फॉर्म वगैरह ओपन होता है जब हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यस, आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है, चाहे तो थोड़ा आपका कम थोड़ा, आ- हाँ ओके ओके, आपका हाँ वही चाहे, देख रहे हैं। हाँ हाँ, तर कसं आहे सध्या चालू तुम्ही इथलं नाही, हे इथलं आहे. हाँ हेलो, हाँ यस हेलो, अभी बताइए कैसे आ रही है आवाज? अब अभी परफेक्ट है सर. ठीक है ना, हाँ। सो बैकएंड में अभी जब आप जीमेल या कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो एक फॉर्म आता है, तो वो फॉर्म जो आता है वो UI डेवलपर का पार्ट है, यानी जिसमें HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, एंगुलर JS या इसी में से कुछ यूज किया गया होता है। वो फॉर्म उस वजह से दिख रहा है, बट जब आप उसमें डेटा फिल करके सबमिट कहते हो तो वो डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है जीमेल के, ठीक है। तो वो डेटा हाँ. उठाकर डेटाबेस में, जीमेल के डेटाबेस में, यानी कि मान लो आपका जीमेल का अकाउंट आपको और एक ओपन करना है, आप gmail.com पर जाकर साइन अप किया, रजिस्टर किया, उसने फॉर्म दिखाया, तो जो फॉर्म दिख रहा है वो होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सारा, और फॉर्म में डेटा फिल करके जब सबमिट पे क्लिक किया जाता है, तब बैकएंड में क्या हो रहा होता है, वो सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर किया जाता है जीमेल के सर्वर के, ठीक है। बट ये कौन कर रहा है, तो API करता है, या बैकएंड में जो कोडिंग की होती है वो करती है, यानी वो दिखती नहीं हमें, बट बैकएंड में वो काम करती है कि हमारा डेटा डेटाबेस में इंसर्ट करना है। या फिर आपने मान लो कहीं पर, जैसे कि आप पेटीएम यूज करते हो या फोन पे यूज करते हो, तो वहां पर अगर आपने हिस्ट्री पे क्लिक किया तो वो पूरा आपका ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री दिखाता है, राइट। तो ये कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, अभी ये दिखाने वाला पार्ट UI का है, UI लैंग्वेजेस का है, बट वो डेटा आ कहाँ से रहा है, सर्वर से, बट वो ला कौन रहा है, बैकएंड पे जो कोडिंग की है वो ला रहा है, उसको हम API बोल सकते हैं, ओके, बैकएंड कोडिंग। तो वो बैकएंड कोडिंग के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस है, .NET है, पाइथन है, जावा है, PHP है,
बहुत सारी लैंग्वेजेस है। आउट ऑफ दैट फिलहाल जावा और पाइथन मार्केट में ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दैट कोर जावा, एडवांस जावा, फिर आता है डेटाबेस का पार्ट। तो जो भी डेटा है वो डेटाबेस में कहीं स्टोर तो होना चाहिए, उसके लिए हम डेटाबेसेस यूज करते हैं। बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, उसमें से माइस्क्यूएल है, ओरेकल है, सीबेस DB2 है, ओके, मोंगोडीबी डेटाबेस है, बहुत सारे डेटाबेस है। आउट ऑफ दैट माइस्क्यूएल, मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज माइस्क्यूएल, ओके। बहुत सारे बेटर भी है माइस्क्यूएल से, मोंगोडीबी बेटर है, बट अभी भी कंपनीज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है मोंगोडीबी को। मैक्सिमम तो कंपनीज माइस्क्यूएल यूज करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया डेटाबेस। ये सब होने के बाद क्या किया जाता है, इसका एक जिप फाइल बनाया जाता है या जार फाइल बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का फाइल या पैकेज, और उसको सर्वर पे मूव किया जाता है, अपलोड किया जाता है। तो वो पार्ट आता है डेवऑप्स में। डेवऑप्स यानी जो भी सर्वर रिलेटेड बातें हैं उसको डेवऑप्स कहते हैं। अभी इसमें आ गया गिट, आ गया जेनकिंस, आ गया फिर सोनार क्यूब आ गया। ये क्या रहता है सर? डेवऑप्स मतलब नहीं समझा है। हाँ हाँ, बताते हैं। डेवऑप्स यानी अभी सर्वर होते हैं, जैसे हम ब्राउजर से कुछ फंक्शनलिटीज यूज करते हैं, तो हमारा डेटा सेव होता है, जीमेल के सर्वर पे सेव होता है। यानी सर्वर यानी एक मशीन ही है, बट जैसे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ओके, एज ए क्लाइंट, वैसे विंडोज सर्वर करके भी एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है, विंडोज सर्वर करके। जैसे हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं ना हमारे मशीन पे, वैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 7 हो गया, XP हो गया, 10 हो गया, ये सारे क्लाइंट साइड यूज करते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट मशीन है, ओके, क्लाइंट है, लोकल मशीन है। और सर्वर मशीन क्या होती है, जिस पर विंडोज सर्वर जो कि अलग सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किया हुआ होता है। तो उस सर्वर को बहुत सारे क्लाइंट कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अभी ये सब सर्वर की बातें आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ इतना तो पता होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, यानी कहाँ कैसे अपलोड करते हैं, कहाँ पर अपलोड करते हैं, okay? तो अभी जीमेल है, जीमेल का एक कुछ सर्वर होगा, उनका एक मशीन होगा, राइट। सर्वर यानी एक मशीन है जहाँ पर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, और हमारा जो भी रिक्वेस्ट जाता है वो सर्वर को जाता है, यानी एक मशीन होती है। अभी मान लो आपने ये जिप फाइल बनाई, तो वो जिप फाइल उस मशीन पे मूव की जाती है, फिर वो जो मशीन होती है सर्वर मशीन, दैट इज कैपेबल टू गिव रिस्पॉन्स फॉर रिक्वेस्ट। फिर जो भी इस फाइल को हिट करता है, कुछ रिक्वेस्ट भेजता है, अभी www.gmail.com बोला, तो इस जिप फाइल में रिक्वेस्ट गया जो कि सर्वर पे है, तो ये दिस जिप फाइल इज कैपेबल, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है उसको उस तरीके से लिंक किया गया है, तो ये दिस जिप फाइल इज कैपेबल टू रिस्पॉन्ड दैट रिक्वेस्ट। ये सर्वर पे डाला जाता है। तो ये सारा जो सर्वर का पार्ट होता है, फिर गिट, गिटहब, गिटलैब, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उसका यूज क्या होता है कि मान लो एक आध सॉफ्टवेयर है, उसमें आप 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एक टीम है, तो आपका कुछ काम है, अलग टास्क है, दूसरे टीम मेंबर का अलग टास्क है। तो जब सभी अलग अलग कोड लिखते हैं, तो पूरा कोड प्रॉपरली एक जगह पे सेव होना चाहिए अच्छे से, उसका प्रॉपरली ट्रैकिंग होना चाहिए कि आपने कल जो कोड किया था वो आज पुश हुआ क्या, वहां पर सभी ने जो कोड किया था वो मर्ज हुआ क्या ठीक से, ठीक है। तो ये कोड को मैनेज करने के लिए गिट, गिटहब, गिटलैब ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है। इसकी भी आपको नीड नहीं है। अगर आप बैकएंड पर फोकस कर रहे हैं या फिर डिजाइनिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो किसी भी एक पर आप एज अ बैकएंड डेवलपर करके वर्क कर सकते हो, या एज अ डिजाइनर करके, UI डेवलपर करके वर्क कर सकते हो। तो इसमें से जो भी है आप करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, कोर जावा
में जो भी कंसेप्ट्स आती है वो आपको इधर भी काम आती है, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, HTML, CSS, MySQL में भी काम आती है, क्योंकि MySQL में भी कोडिंग होता है। ओके, फिर और भी कोई भी लैंग्वेज है जैसे एंड्रॉयड है या आप कुछ भी सीखने जाओगे तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारी आती है, जैसे कि वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट क्या है, फिर क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इनहेरिटेंस क्या है, ये सारा पार्ट अलग अलग जगह पे कहीं पर भी आता है। तो वंस यू लर्न दिस यू कैन गो विथ एडवांस जावा, और ये भी या ये भी ट्रैक पकड़ सकते हैं, या फिर सिर्फ कोर जावा पर भी आपको जॉब मिल सकती है। एडवांस जावा सीखते हैं तो और एडिशनल बेनिफिट है। ओके, ये हो गए एरियाज। डेवऑप्स में ये सर्वर रिलेटेड, और ये अलग रोल होता है, डेवऑप्स इंजीनियर अलग रोल होता है, जिसका काम होता है वो कोडिंग नहीं करता है, वो सिर्फ फाइल्स को मूव करता है सर्वर पे। ओके, वहां पर अच्छे से अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करता है, कोड को मैनेज करता है, ये सब डेवऑप्स करता है। सर डेटाबेस, हाँ हाँ मुझे बोलिए। एक पूछना था, ये डेवऑप्स मतलब जिप फाइल जो कोडिंग वगैरह सब रेडी रहता है तो वो जिप फाइल रेडी होता है। हाँ राइट। हाँ, हाँ जो भी हाँ हमारा वर्क हम अब करेंगे, प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह जो भी, और जो उसका जो ये आएगा, जो मतलब उससे जो आउटपुट होने आने वाला है वो डेवऑप्स पे चले जाएगा क्या? हाँ, अभी देखिए फॉर एग्जांपल आपको क्या करना था, एक कोई भी आप सॉफ्टवेयर बताओ जो आपने यूज किया है अब तक। अ, कोई भी बताओ, नहीं, पेटीएम। वैसे तो कोई यूज नहीं किया, लेकिन हाँ, पेटीएम बोलो या फिर ठीक है जीमेल ही ले लो। अभी हाँ, जीमेल, जीमेल या गूगल पे। राइट, हाँ। तो हाँ जीमेल का सॉफ्टवेयर में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप रिक्वायरमेंट उनको आई थी, उनको वो इम्प्लीमेंट करते गए, ठीक है। तो क्या होता है, हाँ एक फाइल वो बनाते गए कोडिंग की, ठीक है। यानी एक फाइल हाँ बनाई, हाँ फॉर एग्जांपल रजिस्टर करना है तो रजिस्टर के लिए HTML का एक फाइल लिखा गया जिससे फॉर्म दिखता है, और उसमें जो डेटा फिल किया जाता है उसको, डेटा को सर्वर पे सेव करने के लिए अलग से दूसरी फाइल लिखी गई, ठीक है, जो कि कोर जावा की है। अब ऐसे अलग अलग फंक्शनलिटीज आएंगी, फिर फॉरगेट पासवर्ड का फंक्शनलिटी आएगा, फिर सर, बहुत आपकी सारे। आवाज बहुत कम हो रही है, बहुत ही कम आ रही है। हाँ, मुझे लगता है आपका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा आपको। हाँ, बढ़ाए हैं सर। हाँ हाँ, तो सॉफ्टवेयर में क्या है, बहुत सारे फाइल्स का सेट है, ठीक है, बहुत सारे फाइल्स का सेट है। यानी जैसे अपना फोल्डर होता है ना जिसमें हाँ, आप सिमिलर टाइप ऑफ फाइल्स रखते हो, यस सर। ठीक है, वैसे ही सॉफ्टवेयर का भी एक फोल्डर बनता है जिसमें बहुत सारे तरह की फाइल्स होती है जिसमें कोडिंग लिखा होता है। तो अभी वो जो फोल्डर है, जैसे आप डी ड्राइव से ई ड्राइव पे कॉपी पेस्ट करते हो ना, वैसे ही वो फोल्डर मूव किया जाता है सर्वर पे। ओके, तो वो मशीन यूएस में हो सकता है, कनाडा में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो वो यहां से हम उसे मूव कर सकते हैं उस मशीन पर, ठीक है, रिमोट लॉगिन होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डेवऑप्स में होता है, यानी कि जो भी पार्ट सर्वर रिलेटेड आता है वो सब डेवऑप्स के अंडर होता है। तो डिजाइनर को उसकी जानकारी रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैकएंड डेवलपर हो तो आपको बाकी बातों की जानकारी रहने की जरूरत नहीं है। ओके, एक चीज आपको अच्छे से जमती है तो आपको उसी रिलेटेड टास्क दिए जाते हैं तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, बट आपको फेजेस पता हो कि इसमें कौन कौन सी फेजेस होती है, एरियाज होती है, इसलिए जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो गिट आपने समझा कोड मैनेजमेंट का टूल होता है। जेनकिंस, इसमें सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए जेनकिंस टूल यूज होता है। सोनार क्यूब, कोड की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सोनार क्यूब करके टूल होता है, वो यूज होता है। फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्टली सर्वर पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होती है क्योंकि वायरस फ्री है, रिसोर्सेस कम यूज करता है, ठीक है, तो इसलिए लिनक्स ज्यादातर यूज होता है।
तो ये हो गया सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कि क्या क्या बातें उसमें आती है। आउट ऑफ दैट हम देखते हैं कोर जावा को डिटेल से, ठीक है। फिलहाल ओरेकल कंपनी है, ओके, ओरेकल डेटाबेस जो है हमारा, वो ओरेकल कंपनी ने जावा को परचेस किया है, ठीक है। पहले सन माइक्रो सिस्टम्स का था वो। तो कुछ बातें हैं जो आपको कोडिंग के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी रहे, एडिशनल इंफॉर्मेशन रहे, इसलिए बताते हैं। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं जावा में। एक होता है कोर जावा, जिसको जो एसडीके होता है, एसडीके सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए, और उससे हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यानी एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये कैसे है, एट अ टाइम एक ही मशीन पे यूज होते हैं, राइट। मगर अगर आप जीमेल देखोगे तो आप भी जीमेल एक्सेस कर रहे हो, मैं भी एक्सेस कर रहा हूँ, और कोई बंदा एक्सेस कर रहा है, राइट। तो वो स्टैंड अलोन नहीं है, वो वेब एप्लीकेशन है। जिस सॉफ्टवेयर को एट अ टाइम बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं उसे कहते हैं वेब एप्लीकेशन, और जिस सॉफ्टवेयर को एट अ टाइम एक ही मशीन पे एक ही यूजर यूज करता है उसे कहते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है। तो कोर जावा से हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड है, नोटपैड है, वर्डपैड है, ऐसे कई सारे कोई भी हो सकते हैं जो एक ही मशीन पे रन होते हैं। सर एसडीके, आप जो मुझे हाँ मुझे बताइए। पूछना था, हाँ, हाँ आप जो ये मुझे बता रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग मुझे भेज सकते हैं ना बाद में? ओके, हाँ मिलेगा मिलेगा। हाँ, क्योंकि जो चीजें याद रखनी है वो मैं तय कर लूंगी। हाँ यस, मिलेगा आपको रिकॉर्ड। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं J2EE। J2EE स्टैंड्स फॉर जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। ये यूज होता है एडवांस जावा के लिए, यानी कि एसडी करके सॉफ्टवेयर है अलग से, जिससे कोर जावा बनेगा। कोर जावा प्रोग्रामिंग की जा सकती है, एडवांस जावा से वेब एप्लीकेशन रिलेटेड प्रोग्रामिंग की जा सकती है, ठीक है। इस एडवांस जावा से हम जीमेल, फेसबुक ऐसे वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इसमें क्या प्रोवाइड किया गया है, फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट है, जेपीए है, वेब सर्विसेज है। तो ऐसे कुछ टूल्स, फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसका यूज करके वेब एप्लीकेशन बनाया जाता है। ऑब्वियसली कोर जावा भी यूज किया जाएगा और इन फ्रेमवर्क्स का भी यूज किया जाएगा, दोनों का यूज करके वेब एप्लीकेशन बनाया जाएगा, क्योंकि इसके बेसिक कंसेप्ट्स एवरीवेयर आपको लगते ही है, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट आता है जावा का, J2ME, विच स्टैंड्स फॉर जावा टू माइक्रो एडिशन। इससे हम मोबाइल ऐप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कोर जावा क्या होता है। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स लगती है कोडिंग करने के लिए, वो भी हम देखेंगे कौन से सॉफ्टवेयर। इसके लिए कुछ लिंक रहेगी, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जावा 8 डाउन, ये ओरेकल कंपनी का है जावा। तो उस ऑफिशियल साइट पे जाना है, जावा एसी डेवलपमेंट किट 8, उस पर क्लिक करना है। ये फ्रीली हम यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, इसे हमें पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, ओपन सोर्स होता है। जावा एसी डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। इसके बहुत सारे वर्जन्स है, जेडीके 1.0 से लेकर 15, 16 तक इसके वर्जन्स है। आउट ऑफ दैट फिलहाल हम जावा 8 देखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर जेडीके होता है, जावा एसई 8 में जेडीके होता है, उस पर क्लिक करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो भी मशीन है, लाइनक्स है, मैकिन्टोश है, सोलारिस है, विंडोज है, हमारा विंडोज है। अगर 64 बिट है तो x64 लेना है। और हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें कहाँ से देखना है, इधर दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर यह देखना है 64 बिट मशीन है और हमारा विंडोज है, विंडोज 8.1। तो उस हिसाब से ही हमें डाउनलोड करना है, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। तो विंडोज के लिए 64 बिट है मेरा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। एज सुन एज आई क्लिक हियर, इस चेक बॉक्स को क्लिक करो, क्लिक डाउनलोड, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। अगर आपका यूजर नहीं है ओरेकल पे तो साइन अप करना है। क्रिएट अकाउंट नीचे ऑप्शन है, जैसे क्रिएट अकाउंट बोला तो आप ईमेल आईडी पासवर्ड वो सब डालने के बाद आपका यूजर आईडी पासवर्ड साइन इन के समय एंटर करना है और साइन इन पे क्लिक करना है। तो ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। फिर ये डाउनलोड होने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, जिप फाइल पता है आपको, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? हाँ, जिप फाइल होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, देखेंगे हम इसे। तब तक जो ऑलरेडी है हमारे पास उसको दिखाते हैं। अभी मेरे पास ऑलरेडी जावा इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने इस पाथ पर इंस्टॉल किया है। C:, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK 1.8.0 _131। तो इसमें 2 फोल्डर आते हैं। अभी इसकी नीड नहीं है हमें 1.7 की, ये एडिशनल मैंने इंस्टॉल किया था। ठीक है, उसको मैं डिलीट करता हूँ। जैसे ही हम डाउनलोड करते हैं जावा, एक फोल्डर आता है, उसमें 2 सब फोल्डर होते हैं, जेडीके और जेआर। जेडीके, यस, जेडीके यूज किया जाता है डेवलपमेंट के लिए, यानी जो भी आप कोडिंग करोगे वो कोडिंग करने के लिए जो सपोर्टिंग लगता है वो जेडीके प्रोवाइड करता है। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। मेरी वॉइस ठीक है? ठीक हाँ सारे? सर। ओके। और जेआरई यूज होता है जो जावा में आपने प्रोग्राम किए हैं या उसमें जो एप्लीकेशन बनाए हैं उसको रन करने के लिए जेआरई यूज होता है। जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, फिर उसमें भी काफी सारी सपोर्टिंग फाइल्स रहेगी। यू नो नीड टू नो मोर अबाउट दिस। सिर्फ आपको इस जावा सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है आईडी से, वो हम बताएंगे आगे। यहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है, इसको मैं राइट इस पे जाता हूँ। इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। बीच में आपको एक जगह पर पाथ पूछेगा जहां पर आपको इंस्टॉल करना है, तो जो भी पाथ आपको देना है C:, प्रोग्राम फाइल्स, मोस्टली हम C:, पे इंस्टॉल करते हैं, तो उसका पाथ देना है। सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पर ऑलरेडी उसने बाय डिफॉल्ट पाथ लिया है, अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ चेंज पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद फिनिश करके आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल्ड है या नहीं देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल आपका ठीक से हुआ है नहीं हुआ है, उसके लिए आप जाते हो कंट्रोल पैनल में। रुक गया है शायद ना, नहीं हो रहा है। होता है, होता है, ये देखिए। हाँ हो रहा है। हाँ, अब ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। मान लो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, तो आपको कंफर्म करना है कि ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। उसके लिए आप कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं। यहाँ प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स एंड फीचर, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ अगर आपका जावा इंस्टॉल है तो यहाँ पर वो आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर जावा 8 जावा 8 130 131, है। राइट, तो ये इंस्टॉल है। इसके बाद फिनिश आएगा, वहां पे फिनिश पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन हो गया। ओके, ये ग्रीन कंप्लीट हो जाता है पूरा। हाँ, तो वो क्या बोल रहा है, ऑलरेडी वहां पर जावा है, दूसरा फोल्डर सेलेक्ट करो, पाथ दूसरा सेलेक्ट करो बोल रहा है। तो हम दूसरा पाथ देते हैं C:, पर प्रोग्राम फाइल्स x86, इसमें जावा नहीं है तो ये पाथ देते हैं हम इसको। The folder is not empty, please select in an empty folder। हो, एक empty folder बनाते हैं वहां पर। ये चलिए D:, में जाते हैं। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। उसने लोकल डिस्प्ले लिया नहीं, इसलिए सर हम इस पर जा रहे थे। यानी कि उस पाथ पे ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड था जावा। ओके, हाँ उसकी इसलिए वजह वो, से वो हाँ उसके लिए वो अलग पाथ दे दो बोल रहा है। तो उससे हम D:, पे हमने एक अलग फोल्डर बनाया है, टेम्प जावा। उस फोल्डर को सेलेक्ट किया, ओके किया, अभी उस पाथ पे वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ। ये ग्रीन जब पूरा फिल होगा तो आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, फिर फिनिश पे क्लिक करना है आपको। ओके, तो कंफर्म कैसे करना है ये भी आपको पता चला कि कंट्रोल पैनल में वहां पर लिख कर आता है। ठीक है, फिर सेकंड थिंग जो आपको लगती है वो है आईडी, STS आईडी। अभी क्या होता है,
आपको कोड लिखने के लिए, कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए कुछ विंडो चाहिए। बराबर। हाँ, तो वो उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं STSID, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। इक्लिप्स है, कोड ब्लॉक्स है, नेटबिन्स है, STS है। STS स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग टूल सूट, या इंटेलिज है। कोई भी आईडी आप यूज कर सकते हो, नियर अबाउट सेम, लिटिल बिट डिफरेंस। तो STS ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए, इसे इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। इसे डाउनलोड करने के लिए हमें गूगल में टाइप करना है स्प्रिंग टूल सूट फॉर विंडोज। मेरा 8.1 मशीन है, 64 बिट। तो हमारा जो भी मशीन है उस हिसाब से हमें इंसर्ट करना है। तो spring.io ये ऑफिशियल साइट खुलेगी, वहां पे क्लिक करना है। या देखिए विंडोज, इसे सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरा विंडोज का मशीन है। अभी यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो गया। फिलहाल के लिए मैं इसे बंद करता हूँ। तो आपका सॉफ्टवेयर, STS सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद कैसे दिखता है वो देखेंगे तब तक। ये देखिए यहाँ पर STS टूल सूट, ये पहले जिप या फिर रार फाइल होती है, उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना होता है। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू कहना होता है, तो उसका फोल्डर क्रिएट होता है फिर। ओके, तो ऐसा फोल्डर उसका क्रिएट होता है एक्सट्रैक्ट करने के बाद। उसको डबल क्लिक करके अगर आप ओपन करते हो तो उसमें 3 फोल्डर होंगे। आउट ऑफ दैट STS फोल्डर में जाना है, और उसमें उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिसका टाइप होता है एप्लीकेशन। तो उसको डबल क्लिक करके ओपन करना है, और आपका STS ओपन हो गया। जैसे आप डबल क्लिक करके ओपन करते हैं वो ओपन हो जाता है। ये देखिए जावा इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, नेक्स्ट स्टेप्स। अदरवाइज यू कैन क्लिक क्लोज। जावा आपका इंस्टॉल हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर STS डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद जिप फाइल आती है या रार फाइल आएगी, उसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर करना है। फोल्डर आएगा, उसके अंदर STS बंडल के अंदर STS 3.9.12.release इस टाइप से एक फोल्डर होगा। उसमें एक फाइल होगी STS जिसका टाइप होगा एप्लीकेशन। उसको जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं वो STS ID ओपन हो जाता है। ओके, फर्स्ट टाइम आपको वो पाथ पूछेगा कि आप उसमें जो भी कोड करोगे, फाइल लिखोगे, वो कौन से पाथ पे आपको स्टोर करना है, उसका लोकेशन वो आपको फर्स्ट टाइम पूछेगा। ठीक, तो वो पाथ आपको फर्स्ट टाइम देना होता है जहां पर आपके प्रोग्राम्स सेव होने चाहिए। फिर STS ID ओपन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, STS ID को और जावा को बाइंड करना, दोनों को कनेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि आप प्रोग्राम तो लिख लोगे लेकिन कंपाइल कौन करेगा, जावा करेगा। ठीक है, जावा करेगा। राइट, तो इसलिए दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है। तो उसको कहते हैं कॉन्फ़िगर करना। वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। चलिए, जब तक ये ओपन होता है हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पर। Java is a language to write programs. Program means set of instructions.
एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ओपन सोर्स है, यानी कि ये आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, या आपको कुछ उसमें खुद का कोड करके कंट्रीब्यूट करना है तो भी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर प्रोग्राम्स लिखो और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर उसे रन करो, वो रन हो जाएगा। इससे कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट नहीं है प्लेटफॉर्म पर। बट सी लैंग्वेज C++ कैसे है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ओके, यानी जिस एनवायरनमेंट के अंडर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आप लिख रहे हो, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर वो रन होगा, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन नहीं होगा। उसे कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जो कि C और C++ है, बट जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्लियर है ये? ओके। फिर जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स रखता है। ये यूज होता है स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस बनाने के लिए, वेब या मोबाइल या गेमिंग, एनिमेशन या रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाने के लिए, या और भी कई सारी टाइप्स की एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम जावा यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज इट, दो वेज है। या तो आप दो सॉफ्टवेयर जो लगती है, जावा और STSID, या तो दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, या repl.it एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप डायरेक्टली कोड लिखकर रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। ओके, बट आई वुड सजेस्ट कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ही यूज करें तो बेहतर है। दिस इज जस्ट ऑप्शन। Software is a set of programs. What is a program? Program is set of instructions. What is Java compiler and interpreter? अभी जावा कंपाइलर क्या है, जैसे हम कोड का फाइल लिखते हैं, वैसे ही जावा वालों ने एक कोडिंग का फाइल लिखा जिसे हम कहते हैं जावा कंपाइलर। उसका काम क्या है, हम जो भी कोड लिखते हैं, जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कंपाइल करना, यानी कि चेक करना कि यूजर ने रूल्स फॉलो किए हैं क्या, सिंटैक्स सही है क्या, ये काम कंपाइलर का होता है। अगर फाइल प्रॉपरली कंपाइल होती है तो फिर इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट करता है। यानी ये सीक्वेंस ऐसे होता है, सबसे पहले डॉट जावा फाइल होती है जो भी हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, ऐसे एक मैंने फाइल बनाई। अभी ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में है, इसको अगर मैंने कंपाइल किया तो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है, जिसे बाइट कोड भी कहते हैं। ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। फर्स्ट प्रोग्राम अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल होता है, यानी इसमें 0 एरर्स है, तो उसका डॉट क्लास फाइल बनेगा, अदरवाइज कंपाइलर एरर दिखाता है। ठीक है, कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है वैसे, बिकॉज ये बैकग्राउंड में अपने आप होते रहता है। But to know a little bit more technically what is happening background, we are just trying to know this. बाइट कोड फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास, इसकी डॉट क्लास फाइल बनती है। ये सब अपने आप होता है, आपको सिर्फ कोड लिखना है, बटन पे क्लिक करना है, आपको आउटपुट दिखेगा, या तो एरर दिखेगा, आउटपुट दिखेगा। फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास सक्सेसफुली अगर कंपाइल हुआ है तो, और डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर, और उसकी डॉट ओबीजे फाइल बनती है। जिससे आउटपुट आपको डिस्प्ले होता है। तो ये सीक्वेंस होता है। तो इंटरप्रेटर का काम है उस डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करना और जो भी फाइनल आउटपुट है उसको डिस्प्ले करना। चलिए यहाँ तक हम आ गए। अभी देखते हैं STS ओपन हुआ है क्या। यस, डाउनलोड तो हुआ है, और इधर हमने एग्जिस्टिंग वाला ओपन भी किया है। ठीक है, तो डाउनलोड होने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ गया हो, उससे मैं कट करके फिलहाल के लिए
डी कोलन में लेता हूं, राइट क्लिक, पेस्ट। यहाँ पे मैंने वो डाउनलोड जो हुई है स्प्रिंग टूल सूट फाइल उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। चलिए ये पेस्ट होने तक इधर देखते हैं। आईडी, आईडी ऐसे दिखता है आपका। अभी इसमें सिंपली जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं वैसे ही है। फाइल पे जाकर न्यू कह के एक फाइल लेना है, क्लास फाइल लेना है, और उसमें हमें कोड लिख के कंपाइल रन करना है। यहाँ पर स्प्रिंग टूल सूट जो हमने डाउनलोड किया था वो आ गया। इसका टाइप देखिए जार फाइल है, ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ, जार फाइल। राइट, तो इसको डबल क्लिक करना है। ये अनपैक हो रहा है। ऐसे बहुत सारे टाइप की जार फाइल, वार फाइल, ओके, रार फाइल, ऐसे बहुत सारे टाइप से हम फाइल्स को बाइंड कर सकते हैं। यानी वो फाइल्स का जो साइज है वो कम हो जाए, ओके, एक प्रॉपरली बाइंड करके कोई फाइल मिस ना हो सेंड करते समय, इसलिए उसको पैक किया जाता है। रार या वार या जार, ऐसे जार स्टैंड फॉर जावार। उसको वो अनपैक होने के बाद अपने नॉर्मल फोल्डर में आता है। ओके, नॉर्मल फोल्डर में आने के बाद जैसे कि आपको दिखाया था यहाँ पर, उसमें आपको इस पाथ से जाना है। इस फोल्डर में, नॉर्मल फोल्डर ये हमारा रहेगा, इसमें एसटीएस बंडल में एसटीएस 3.9 में एसटीएस पे डबल क्लिक करने के बाद आपका एसटीएस आईडी ओपन हो जाए। तो अभी देखते हैं फाइल को लिखकर रन कैसे करते हैं। सबसे पहले फाइल पे जाकर न्यू पर जाकर यहाँ एक हम प्रोजेक्ट लेते हैं, जावा प्रोजेक्ट, क्लिक नेक्स्ट। इस प्रोजेक्ट को नाम देते हैं बैच 50, क्लिक नेक्स्ट, एंड क्लिक फिनिश। अब ये उघडत हा, रेंज जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में दो फाइल आ गई, लावले। JRE सिस्टम लाइब्रेरी और SRC। तो ये हमारा जो कोर जावा है वो है ये JRE सिस्टम लाइब्रेरी। यहाँ पर और एक चीज क्या करनी होती है, मैंने अभी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है JRE सिस्टम लाइब्रेरी। बट जब आप ओपन करोगे आईडीए को तो विंडोज पे क्लिक करना है, प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, यानी एसटीएस को जावा के साथ बाइंड करने के लिए, दोनों का कनेक्शन करने के लिए विंडोज पर प्रेफरेंसेस पे जावा में जाना है। इसमें इंस्टॉल्ड JREs पर क्लिक करना है। फिर ये अभी पहले से ऑलरेडी है इसलिए दिखा रहा है, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। आपको पहले यहाँ क्लिक करना है ऐड पर, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, स्टैंडर्ड ही रखने देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ JRE का, यहाँ लिखा हुआ JRE होम है बट आपको जेडी का ही पाथ देना है यहाँ पर बीन तक। तो डायरेक्टरी पे क्लिक करके उसको पाथ देना है। आप गए C:, पर और प्रोग्राम फाइल्स में आपका स्टोर है, जहां पर भी आपका स्टोर है वहां पर जाकर वो पाथ आपको बीन तक का पाथ देना है। ओके, बीन तक आपने ओपन किया, सेलेक्ट फोल्डर बोला तो आप देखोगे यहाँ बीन तक का पाथ आएगा। और अगर आपने प्रॉपरली उससे सेलेक्ट किया है तो यहाँ सारे जार फाइल्स आएंगे आपके, दिखेंगे, ठीक है। फिर क्लिक फिनिश पे क्लिक करना है तो ये आपका यहाँ पर JDK लिख करके आता है ऐसे। उसको चेक बॉक्स को चेक रखना है आपको। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल।
तो आपका ऐसे लिख करके आता है, उस चेक बॉक्स को चेक करना है, फिर अप्लाई एंड क्लोज करना है, और फिर वो आपका STSID और जावा अभी कनेक्ट हो गया। अब आप इधर जो भी लिखोगे वो कंपाइल रन यहीं पे कर सकते हो, यानी यहीं पे लिख रहे हो, यहीं पे कंपाइल कर रहे हो, यहीं पे रन कर रहे हो, यहीं पे आउटपुट देख रहे हो, तो ये आपके लिए आसान हो गया, राइट। पहले ऐसे नहीं था, पहले कैसे था, लिखते थे आप नोटपैड में, फिर आपको पाथ भी सेट करना पड़ता था जावा का, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको पहले कंपाइल करना पड़ता था, फिर रन करना पड़ता था, ओके। और एरर्स अब हमें ये नोटपैड रेडी मिल रहा है जावा में। राइट राइट, यानी कि यहाँ पर ये अलग से सॉफ्टवेयर है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जावा, बट जावा से कॉम्पेटिबल उन्होंने बनाया है STS को, इट्स लाइक अ वर्डपैड, और जावा के लिए उन्होंने बनाया है, कॉम्पेटिबल है। यहाँ पर आपको यानी सारी चीजें आप एक जगह पे कर सकते हो, यहीं पे लिख रहे हो, यहीं पे कंपाइल कर रहे हो, रन कर रहे हो, आउटपुट देख रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रोजेक्ट बनाया था, फाइल पर जाकर न्यू पर जाकर हमने प्रोजेक्ट लिया, और प्रोजेक्ट को नाम देकर नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करके यहाँ तक आए थे, बैच 50। SRC फोल्डर है, उस पर राइट क्लिक करना है। अभी जैसे आपने कॉन्फ़िगर किया, यानी STSID और जावा को कनेक्ट किया, तो आपका यहाँ पर JRE सिस्टम लाइब्रेरी आ गया। ये यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहने देना है, ये सपोर्टिंग फाइल्स है आपको कोड करने के लिए। SRC में आपके फाइल्स रहेंगे, उस पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। एक हाथ पैकेज बना सकते हो, अगर नहीं बनाते हो तो अपने आप डिफॉल्ट पैकेज बनेगा। एक पैकेज बनाएंगे, बेसिक प्रोग्राम्स। पैकेज कभी भी स्मॉल से स्टार्ट होता है। ये पैकेज टॉपिक में डिटेल सीखेंगे हम आगे। क्लिक फिनिश, एक पैकेज बन गया। पैकेज हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप्स ऑफ फाइल्स एक जगह पे रखने के लिए हम पैकेज बनाते हैं, ठीक है। वो फोल्डर के जैसा ही होता है, नॉट अ फोल्डर बट लाइक अ फोल्डर। उस पर राइट क्लिक किया, न्यू पर क्लिक किए, और एक क्लास लेना है। क्लास को कोई नाम दे दो, लेट्स से फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पर क्लिक करना है, फिनिश करना है। तो ये आपकी फाइल बनी, और उस फाइल में ये अपने आप लिख कर आएगा। अब ये एडवांटेज है STSID का, कि जो आपको रिपीटेडली लगती है चीजें, या हर प्रोग्राम में लगती ही है, वो अपने आप लिख कर देता है। अब ये कैसे इसमें लिखना है, रन करना है, आगे देखेंगे हम। उसके पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो ये आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, इसके बारे में पता चला, ठीक है। सर इसके लिए विनोद जी का हेल्प ले सकते हैं ना, डाउनलोडिंग के लिए? यस, ले सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ, वैसे तो रिकॉर्डिंग देख के करेंगे हम, लेकिन कुछ आता है तो फिर लेंगे हेल्प। यस यस यस, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। हाँ अगर आपको चलेगा। कुछ डिफिकल्टी आई, कुछ दिक्कत आई, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर मैं फ्री हूँ तुरंत रिप्लाई आएगा, अगर रिप्लाई नहीं आता है चलेगा। तो तब तक विनोद जी हेल्प करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। वरना तो मेरा रिप्लाई आएगा। ऑलराइट, आगे देखते हैं, कुछ बेसिक्स पार्ट देखेंगे हम जावा रिलेटेड। JIT क्या है, एक टाइप का कंपाइलर है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, थोड़ा फास्ट कंपाइल करने के लिए यूज होता है। JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ये जो हम जावा डाउनलोड करते हैं उसमें ये JVM होता है, और इसमें इंटरप्रेटर भी होता है। इस JVM का काम क्या होता है, जो भी डॉट क्लास फाइल है उसे एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट दिखाना है। इसी के साथ वो और भी कुछ एक्टिविटीज करता है, जैसे प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना है, उसको क्यू में रखना है, ठीक है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेटा डेटा रखना है। तो JVM का वो भी काम होता है। और मेन मेजर काम क्या है, प्रोग्राम डॉट प्लस फाइल को रन करके आउटपुट दिखाना, ठीक है। तो ये सारी बातें अपने आप करती है बैकएंड में, ये बस हमें पता है, ठीक है। JDK हमें पता है, हमने देखा, JRE देखा हमने। कीवर्ड क्या होता है देखते हैं। जैसे किसी भी लैंग्वेज का वोकैबुलरी सेट होता है, वैसे जावा का वोकैबुलरी सेट होता है। इसके 36 कीवर्ड्स होते हैं, उसका यूज करके हम कोडिंग करते हैं। तो ये कीवर्ड्स क्या है, वन बाय वन जैसे जैसे हम कोडिंग करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलने वाली है कि ये कीवर्ड्स। इसमें से मैक्सिमम सी में यूज किए थे, C++। राइट
राइट। यानी मतलब मैं वॉइड एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन इसका नाम पता है और ये यूज किए हैं, लेकिन गैप होने के वजह से अभी इतना फ्लुएंटली बता नहीं सकेंगे, लेकिन ये सब पता है, मेन, वॉइड, कैरेक्टर, इंटर, शॉर्ट, क्योंकि C++ में यूज किया था। राइट, करेक्ट। यानी कि आपको अगर C++ आता है तो ये बेसिक बातें आपको जल्दी समझ आएगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा कोर में, जैसे कि हाँ। क्लास कीवर्ड आ गया, तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंस रहेगा। C++ ऑलरेडी आता है तो फिर आप बहुत आसानी से फास्ट कोर जावा सीख सकते हैं। गुड, वेरी गुड। तो ये कीवर्ड अपने आप आएंगी ही, जैसे जैसे हम टॉपिक सीखते जाएंगे वैसे वैसे, इसलिए फिलहाल हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके कॉन्स्टेंट्स है और वेरिएबल्स है। यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करता हूँ मैं, वेरिएबल्स। Variable is a name given to memory location store value। वेरिएबल क्या है? एक नाम है, कोई भी एक हम नाम लेते हैं इन कीवर्ड्स को छोड़कर, जो कि मेमोरी को दिया जाता है, जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कैसे रहेगा? इंट, अभी मुझे मान लो कोई नंबर स्टोर करना है, एम्प्लॉय नंबर, EMP नाम का एक एम्प्लॉय नंबर स्टोर करना है, 20 है वो। तो वो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है? कोई भी एक नाम लेना है, बट मेक श्योर यहाँ पर कुछ आपको रूल्स फॉलो करने हैं। इट शुड स्टार्ट विथ or we can say it should not start with symbol और नंबर या सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई भी यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर चलेगा, अंडरस्कोर छोड़कर कोई भी सिंबल से या नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड है, इट शुड नॉट बी कीवर्ड। ये सेकंड रूल है, ये आपको फॉलो करना है। चलिए, अभी कोई नाम लेना है, कीवर्ड नहीं लेना है, तो मैं लेता हूँ EMP नंबर इक्वल टू 20। अब इक्वल टू है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका काम होता है राइट साइड में जो भी है वो लेफ्ट साइड को स्टोर करना है, लेकिन वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय उसका डेटा टाइप भी देना पड़ता है। तो डेटा टाइप है होल नंबर। अभी डेटा यानी क्या? कोई भी कैरेक्टर, सिंबल, नंबर, कोई वर्ड ले लो, डेसिमल पॉइंट वैल्यूज ले लो, पिक्चर्स ले लो, जो भी है सब डेटा है। हर डेटा का अलग अलग टाइप है। यहाँ पर अगर हम देखें मेजरली तो एक डेसिमल पॉइंट्स होती है। ओके, लेट मी चेक वेयर इज डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में इंट है, फ्लोट है, कैर है, ठीक है। इंट, कैर, फ्लोट। इंट कैसा होता है देखिए, ये होता है ओपन क्लोज ब्रैकेट। यस, होल नंबर्स 1 2 3 अप टू एनी। तो इस टाइप का जब अगर वैल्यू हम यूज कर रहे हैं तो उसको हमें बोलना है इंट। जब हम इस टाइप का वैल्यू यूज कर रहे हैं, फ्लोट, डेसिमल पॉइंट वैल्यू अगर यूज कर रहे हैं फ्लोट। तो फ्लोट यूज करना है।
और अगर हम कुछ कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं जैसे ए है, बी है, या कोई सिंबल है, कोई भी अल्फाबेट, राइट, अल्फाबेट या कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल, तो इस केस में हम कहते हैं क्या डेटा टाइप। ये हो गया characters, roughly we can say for characters. So this all is about data type. इसमें और भी बहुत सारे सब डेटा टाइप्स आएंगे, बट एटलीस्ट टू स्टार्ट वी शुड नो दिस 3 मेन बेसिक डेटा टाइप्स। उसके बाद वेरिएबल में हमने देखा, अभी यहाँ पर मोस्टली हम देखते हैं एम्प्लॉय नंबर डेसिमल पॉइंट में नहीं होता है, सैलरी वगैरह होता है बट ये नहीं होता है। तो 20 फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉय नंबर है तो इंट उसका डेटा टाइप। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं इतना ही लिखता हूं तो इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, और जब मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूं तो इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो तो आपको समझना ही चाहिए, बाकी जो एडिशनल बता रहा हूँ वो बस सुन लेना, ओके, फॉर योर नॉलेज। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, वेरिएबल क्या होता है, कोई नाम है, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, उसका टाइप हमें बताना होता है। ये हो गया वेरिएबल। कॉन्स्टेंट्स, अब होता क्या है जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करके यूज करते हैं तो इसका वैल्यू लेटर ऑन कोई चेंज कर सकता है। यहाँ पर प्रोग्राम में समझो, मान लो उससे आपने कुछ यूज किया उस वैल्यू को, वेरिएबल को, और अब आप उसको अगर चेंज कर रहे हो तो कर सकते हो। ऐसे 20 का हो गया 40, लेकिन मुझे इसे चेंज होने नहीं देना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ वेरिएबल। इधर मैं क्या करता हूं, फाइनल लिखता हूं वेरिएबल डिक्लेरेशन के पहले। तो अब इस पाई की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कांस्टेंट रहती है वो, कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल कांस्टेंट्स। फिर डेटा टाइप भी हमने देखा। व्हाट इज पैकेज, पैकेज भी हमने देखा क्या होता है। इट्स लाइक अ फोल्डर बट नॉट अ फोल्डर टू कीप सिमिलर टाइप्स ऑफ फाइल्स एट वन प्लेस, यूज्ड टू अवॉइड एक्सीडेंटल डिलीशन। एक्सीडेंटल डिलीशन, इसमें कैसे हम इसको श्रिंक कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। तो एक्सीडेंटल डिलीशन अवॉइड किया जा सकता है इससे, अचानक से डिलीट वगैरह नहीं होता है। ठीक है, ये भी उसका एडवांटेज है। शुड बी स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, ये ऑलवेज स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, जिस क्लास को पर्टिकुलर पैकेज में इंसर्ट करना है उस क्लास के ऊपर पैकेज कीवर्ड लिखना है और पैकेज का नाम लिखना है, सेमीकोलन देना है। तो ये उसका डिक्लेरेशन हो गया। लेकिन हमने क्या किया था, इधर से पैकेज बनाया था, इधर से भी बना सकते हैं, या लेटर ऑन आपको लगा इस क्लास को किसी पैकेज में पुट करना है तो ऊपर पैकेज कीवर्ड लिखकर पैकेज का नाम लिख सकते हैं, सेमीकोलन। सेमीकोलन यानी एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ये हो गया पैकेज रिलेटेड। फिर देखते हैं क्लास क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, देखते हैं। Class is a keyword which is used to declare class, and class is an entity which contains variables, methods, blocks, constructors, which can be used many times using object. Class क्या है, एक keyword है जिसका यूज करके हम क्लास डिफाइन कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लास इज एन एंटिटी, एंटिटी है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, टीचर है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कंट्री है, ये सारे एंटिटी है। यानी जिसको एट्रीब्यूट होता है उसको एंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय क्या है, एंटिटी है, उसको हम क्लास बोल सकते हैं बिकॉज उसको एट्रीब्यूट्स है। क्योंकि एम्प्लॉय को क्या क्या रह सकता है, एम्प्लॉय आईडी रह सकता है, एम्प्लॉय नेम रह सकता है, एम्प्लॉय सैलरी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, वैसे ही जिसको एट्रीब्यूट्स ऐसे होती हैं उसको हम एंटिटी बोलते हैं, जिसको हम एट्रीब्यूट्स को एंटिटी बोलते हैं। नहीं,
एंटिटी है फॉर एग्जांपल ऐसी कोई चीज है जिसको एट्रीब्यूट्स होती है। एट्रीब्यूट्स यानी क्या, उसके जैसे मान लो एम्प्लॉय है, उसको एट्रीब्यूट है क्या, है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी होता है, एम्प्लॉय नेम होता है, एम्प्लॉय सैलरी होती है, फोन नंबर, यानी बहुत सारी डिटेल्स होती है एम्प्लॉय की। इसलिए एम्प्लॉय को हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, यानी एंटिटी बोलो या क्लास बोलो उसे। तो उसका हम क्लास बनाते हैं और फिर उसके रिलेटेड जो भी हमें कोड करना है उस कोड में रखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोड लिखते हैं जावा में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास लेते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रेस स्टार्ट क्लोज, फिर उसके अंदर कोड लिखते हैं। ये रूल है, ठीक है। उसके बाहर हम कोड नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हम सी में मेन फंक्शन में लिखते हैं, वैसे ही इधर क्लास में हम लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं देखेंगे आगे। क्लास जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही क्लास डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल आ सकता है, फंक्शन मेथड आ सकता है, कंस्ट्रक्टर आ सकता है, आगे देखेंगे वो कैसे है। तो ये क्लास हमने देखा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास में आपने जो भी लिखा है उसको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आपने एक बार क्लास लिया, उसमें कुछ कोड लिखा, तो ऑब्जेक्ट के जरिए आप जितना चाहे बार उतनी बार उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के जरिए। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास यूज्ड टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास। क्लास में जो भी अवेलेबल है उसे एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इट्स लाइक अ की। ये अगर ताला है, रूम है और उसे ताला है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी की है। उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं और कोई भी एक नाम लेते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम लेते हैं वैसे ये नाम लेते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ओके, इसे प्रैक्टिकली देखेंगे आगे। एक प्रोग्राम देखते हैं हम। फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ तक तो हमने देखा था, फाइल में जाकर, न्यू में जाकर हमने जावा प्रोजेक्ट लेकर एक प्रोजेक्ट को नाम देकर प्रोजेक्ट लिया था। एसआरसी में हमने पैकेज बनाया था, पैकेज में हमने फाइल बनाया थी। इस फाइल में अब आप कोड कर सकते हो। मान लो अभी एक आपको प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। अब ये क्लास है कीवर्ड और ये क्लास का नाम, ये आप कोई भी ले सकते हो, बट ये क्लास कीवर्ड ऐसे ही लेना है आपको। फिर आपको कर्ली ब्रेस स्टार्ट करना है, फिर मेन मेथड के लिए ये सेंटेंस लिखना है, फिर कर्ली ब्रेस स्टार्ट करना है और मेन मेथड के अंदर आपको कोड लिखना है, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, कि पहले क्लास होगा, उसके अंदर मेन मेथड होगा। यहाँ पर कोड लिखता हूँ मैं। अभी जब भी मुझे कुछ प्रिंट करना होता है तो मैं system.out.println ये लाइन यूज करता हूँ, जिसमें डबल कोट होता है राउंडेड ब्रैकेट में, my name is whatever it is, okay। अब ये आपका प्रोग्राम रेडी हो गया। इसे रन करना है तो अलग से कंपाइल करने की जरूरत नहीं, एक बटन पे क्लिक करने के बाद कंपाइल भी होगा, रन भी होगा। उस पर क्लिक करते हैं, एरर होंगी तो एरर दिखेंगी, अगर नहीं है तो कंपाइल होकर आउटपुट दिखेगा यहाँ पर कंसोल टैब में, इस एरिया में डिस्प्ले होगा, माय नेम इज व्हाटएवर इट इज। तो ये हो गया फर्स्ट प्रोग्राम। इस तरीके से हम प्रोग्राम लिखते हैं। और थोड़ा सा देखते हैं आगे। अभी कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। फिलहाल कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ स्टेटमेंट देखेंगे क्या होता है। जब हमें कोई कंडीशन के ट्रू होने पर या फॉल्स होने पर, ट्रू होने पर कुछ एक्शन लेना है, लेट्स से एक्शन ए, और फॉल्स होने पर लेट्स से एक्शन बी। जैसे कि आप बोल सकते हो इफ अगर बारिश होती है तो मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगी, कैंसिल करूंगी।
अगर बारिश होती है नहीं होती है तो मैं जाऊंगी, राइट। तो बेस्ड अपॉन कंडीशन आप एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम सिंपल इफ यूज करते हैं, इफ या इफ एल्स यूज करते हैं इफ में, यानी कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो ही मैं ऐसे ऐसे करूंगा, या ऐसे होगा तो ऐसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजर अगर बैलेंस इंक्वायरी बटन क्लिक करता है तो उसे बैलेंस दिखाओ, ना कि उसको कुछ और अदर लोन रिलेटेड डिटेल्स दिखाओ, है ना। तो कंडीशन के ट्रू होने पर कुछ कोड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट अगर करना है तो सिंपल इफ हम यूज करते हैं। स्टार्ट, इसका फ्लो डायग्राम, कंडीशन होता है, अगर ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, एंड होता है, अगर फॉल्स है तो हम कुछ नहीं करते इसमें। ये सिंपल इफ में कंडीशन ट्रू होने पर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर एंड होगा, फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा, एंड हो जाएगा। इसका एक प्रोग्राम हम देखते हैं। अभी प्रोग्राम क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, नंबर पॉजिटिव है या नहीं यह हमें दिखाना है। चलिए वो प्रोग्राम देखते हैं। ओके, बिफोर दैट उसका सिंटैक्स कैसा है देखते हैं इफ स्टेटमेंट का। इफ कीवर्ड लिखते हैं, राउंडेड ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें कंडीशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 10 इज ग्रेटर देन 0 है क्या, ये कंडीशन हो गई, ब्रैकेट क्लोज। और ये कंडीशन ट्रू होने पर क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो हमें यहाँ पर लिखना है। लेट्स से डिस्प्ले करो, system.out.println 10 is positive, ये इसका सिंटैक्स है, एग्जांपल बोल सकते हैं। Let us see one program relating to if statement कैसे यूज करते हैं। इसमें बेसिक अभी एक पैकेज बनाता हूँ अलग से SRC में राइट क्लिक करके, जो होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एक पैकेज है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, क्लिक फिनिश। इस पैकेज पे राइट क्लिक करना है, न्यू एक क्लास लेना है, और इफ डेमो ऐसे में उसे नाम देता हूँ। क्लास का नाम हम दे रहे हैं, यहाँ पर इफ कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं हम, ओके। इफ का आई स्मॉल है, ओके, जब हम यूज कर रहे हैं, बट ये क्लास को नाम दे रहे हैं हम, टू नो व्हाट दिस क्लास अबाउट। इसके लिए हम कैपिटल इफ यहाँ पर ले सकते हैं, बट जब हम कोडिंग कर रहे हैं उस वक्त आई स्मॉल ही लेना है, स्मॉल। राइट। इफ डेमो क्लास का नाम दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमें चाहिए, फिनिश पे क्लिक किया, ये हमारा क्लास बनकर है। यहाँ पर लिखिए कमेंट्स। कमेंट्स में दो टाइप के कमेंट्स होती है, एक होती है सिंगल लाइन कमेंट, एक होती है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट इस तरीके से देते हैं, यहाँ पर जो भी आप लिखोगे ये कमेंट हो गया, यानी कि ये एग्जीक्यूट नहीं होता। कमेंट यानी ऐसा कोड जो प्रोग्राम के बारे में है, जो कि प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, राइट। तो प्रोग्राम रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जैसे प्रोग्राम किस लिए है, पर्पस क्या है, ऑथर कौन है, कौन लिख रहा है, कब लिख रहा है, राइट। तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन, राइट, हमारे लिए इंफॉर्मेशन के लिए हम कमेंट यूज करते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट ऐसे है, मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टार से स्टार्ट होगा, स्टार स्लैश से एंड होगा, इसके बीच में जो भी कमेंट है आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंगल यानी लाइन, डबल स्लैश और स्लैश प्लस स्टार्ट दोनों भी यूज कर सकते हैं। हाँ, दोनों में से जो चाहे आप यूज कर सकते हो। अगर मान लो बहुत सारे लाइंस है, उनको आपको कमेंट करना है तो स्लैश स्टार यूज करो, है ना। हर बार सर हम आपको, यहाँ पे स्लैश स्टार स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार स्लैश क्लोज कर, ये नहीं यूज किया, डबल स्लैश में लिखा तो तो भी एंड करने चलेगा। का फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये देखिए, ये कुछ स्टेटमेंट्स है आपकी, ठीक। अभी ये आपको कमेंट करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कमेंट करो, हर एक को डबल स्लैश दो शुरू में, ठीक है।
अच्छा, हर लाइन को डबल स्लैश देना पड़ेगा अगर आप सिंगल लाइन यूज करते हो तो। बट अगर एक ही लाइन है तो डबल स्लैश यूज करो, अगर बहुत सारे लाइन्स है तो स्लैश स्टार यूज करो, आसान हो जाएगा आपको। हाँ, इसमें बहुत सारा यानी पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। राइट यानी इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो कमेंट करके कंसिडर होगा, यानी कि वो कोड नहीं होगा, वो कोड की जानकारी होगी सिर्फ। वो आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी मुझे क्या करना था, प्रोग्राम के बारे में। जब कोई डेवलपर या प्रोग्रामर देखेगा तो उसे पता तो चले कि ये प्रोग्राम किस लिए है, ठीक है। इसका ऑथर कौन है, समझो ये कुछ समझ नहीं आया तो किसको रीच करना है, कौन ऑथर है, वो पता चले, इसलिए वहां पर हम लिखते हैं। अभी इस प्रोग्राम का पर्पस लिखते हैं, प्रोग्राम टू चेक वेदर number is positive or not. Using if statement. कैसे करना है देखिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सोचना है। सबसे पहले नंबर तो होना चाहिए, तभी तो हम चेक कर सकते हैं, राइट। तो एक नंबर डिक्लेयर करते हैं, नम इक्वल्स टू, कोई नंबर लेते हैं, कोई एक नंबर लेते हैं नम। अभी ये पॉजिटिव है नेगेटिव है चेक करना है। यहाँ पर्पस क्या है, इफ कैसे यूज करता है वो समझना पर्पस है। अभी इसमें लॉजिक क्या रहेगा, अगर ये नंबर 0 से बड़ा है तो हम पॉजिटिव कहते हैं, अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव कहते हैं। नेगेटिव कहते हैं, राइट। तो उसे चेक करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स होती है, जैसे कि ये रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। लेस देन है, यस, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल है, नॉट इक्वल टू है। सर ये क्या है एक्सप्लेनेशन इक्वल टू? हाँ, वो नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल। लेस देन, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है क्या, पहला वाला वैल्यू दूसरे वैल्यू से स्ट्रिक्टली लेस देन है क्या, इक्वल टू नहीं चाहिए, ठीक है। फिर ये पहला वाला वैल्यू स्ट्रिक्टली दूसरे से बड़ा है क्या, नहीं है, इस केस में नहीं। अगर मैं 2 बोलता हूँ तो बड़ा है। वैसे अभी इसमें इक्वल टू कब भी कंसिडर होगा, ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब 2 इज नॉट लेस देन 2 बट इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। या अगर ऐसा है 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 तो ट्रू होगी, यानी कि या तो ये जो है, ये जो हाईलाइट हो रहा है वहां पर फोकस करो, ओके। ये जो पहली वैल्यू है या तो छोटी या उससे बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर भी या तो बड़ी या उससे बराबर होनी चाहिए। ये पहली वैल्यू या तो बड़ी या उससे इक्वल होनी चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ मैं 6 बोलता हूँ तो ये ट्रू होगी कंडीशन, क्योंकि बड़ी नहीं है लेकिन इक्वल टू, राइट। और इक्वल टू में दोनों इक्वल रहेंगे तो ही ये ट्रू आएगा, और इस केस में अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ही ये ट्रू आएगा, नॉट इक्वल टू। ठीक है, क्लियर है। यस। तो हम यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे, ग्रेटर देन वाला यूज करेंगे। अगर नम 0 से बड़ा है तो ही प्रिंट करो नम पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, हमारा इतना ही हो गया। इसमें और एक पार्ट क्या है
कि अगर इफ के बाद आपको एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं तो आपको कर्ली ब्रेस देना पड़ता है। अगर आपको एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो भी कर्ली ब्रेस दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट कंपलसरी नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट है तो एग्जीक्यूट करना है इफ के बाद, तो कर्ली ब्रेस कंपलसरी नहीं है, वो नहीं देना है। लेकिन अगर एक इफ स्टेटमेंट के बाद, कंडीशन ट्रू होने के बाद इफ के एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करने हैं तो कर्ली ब्रेस हमें देना है। ब्रैकेट यूज करने हैं, और सिंगल है तो वो ले सकता है। यस, सिंगल है तो फिर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेस यूज ही नहीं करना है। यूज किया तो एरर नहीं रहेगा, बट यूज ही नहीं करना है बिकॉज नीड ही नहीं है। ठीक है, अभी ये हमने समझा इफ के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपने और कुछ कोड लिखा, यहाँ पर और कुछ कोड लिखा ऐसे, तो फिर कर्ली ब्रेस लगेगा। ऑलराइट, नम इज ग्रेटर देन 0, कर्ली सर ब्रेस। एक पूछना था, हाँ अब वो सिस्टम लिखते हैं तो आगे का लाइन ऑटोमेटिकली आता है, ऐसे होता है क्या? क्या क्या हाँ, उसके लिए क्या करना होता है मैं बताता हूँ आपको। SYSO ये टाइप करना है, हाँ कंट्रोल स्पेस दबाना है, वो अपने आप लिख कर आएगा। अच्छा ठीक है, ये करके देखना आ जाए। ये एडवांटेज है STS IDE का। हाँ, ये फास्ट डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं इस तरीके से। चाहे तो आप एक डायरी पेन भी लेकर बैठ सकते हैं वहां हाँ पर। सर वही कर रही हूँ। हाँ, SYSO हाँ SYS लिखना है, और कंट्रोल स्पेस प्रेस करना कंट्रोल है। और स्पेस। यस, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग तो आपको मिलने ही वाले हैं, इसलिए हाँ नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो ये हमने देखा इफ यूज कैसे करते हैं। अभी आगे के सेशन में हम देखेंगे इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, फिर एल्स इफ लैडर है, नेस्टेड इफ है, स्विच स्टेटमेंट है, आगे भी लूपिंग स्टेटमेंट्स है, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ये कुछ हम देखेंगे। फिर उसके बाद आगे जो भी कोर जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स है वो हम देखेंगे। इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है। ठीक है, फिर इंटरफेसेस, दिस कीवर्ड, एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रेड, कलेक्शंस। आगे के पार्ट हम स्ट्रिंग बफर स्टेप बाय स्टेप, सेशन बाय सेशन हम जाएंगे। तो अगले सेशन में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, तो आज के चलेगा। प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस करना। आज के जो भी प्रोग्राम्स है इसका वीडियो हाँ रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा।